फाइन स्टूडेंट, तो प्रीलिम्स डोजियर होगा, ये फरवरी का फर्स्ट प्रीलिम्स डोजियर होगा। देखो 2021 का हम लोग सेट ए करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन देख सकते हो, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉइंड बाय बी फॉर बॉल डीपीएसपी, क्योंकि डीपीएसपी में बोला गया है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स के लिए, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन ना। हाँ 90 नंबर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा कितना अच्छा यूपीएससी क्वेश्चन बनाया है, मतलब तुमको मन करे क्या कमाल क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ोगे समझोगे तो, क्योंकि तुमको जो आ रहा है वो तुमको आ रहा है, मगर तुमको आने वाला चीज़ से ना वो घुमा रहा है। इसको ऐसे बोलो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन बी मेड ए मिनिस्टर इन स्टेट फॉर 6 months इवन इफ और सी इज नॉट ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। तुमको सुनने में लगेगा सही है, सही नहीं है, गलत है ये। 18 साल में राइट टू वोट मिलता है, उसके लिए 25 साल। हाँ बिल्कुल, उसके लिए 25 साल चाहिए और उसके लिए 35 साल चाहिए राज्यसभा का बनने के लिए, तो 25 साल वाला आदमी भूल जाएगा। इनफैक्ट स्टेट असेंबली हाँ, में यही है 25 साल। हाँ, और काउंसिल के लिए 30 साल। हाँ 30 ईयर्स। तो ये बिल्कुल ये यदि भूल जाओगे तो लगेगा सही स्टेटमेंट है। तो कितना अच्छा घुमा के पूछा है सवाल, ये गलत हो जाएगा। देखो, और दूसरा देखो, दूसरा भी सवाल बहुत अच्छा है। क्या पूछा गया, देखो, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर 5 years इन इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे दोनों ही क्लॉज तुमको पता होना चाहिए। देखो मैं दोनों क्लॉज को फिर से रिपीट करता हूँ कि पहला क्लॉज में क्या था कि यदि तुम्हारे क्रिमिनल ऑफेंस किए अंडर द यूएपीए और जो भी क्रिमिनल ऑफेंस है जो बहुत ही ग्रेव मैटर है, उसमें यदि एक दिन भी पनिशमेंट हुआ, हाँ 1 रुपया भी फाइन भी लगा, तो तुम एक दिन पनिशमेंट या उसी दिन का फाइन प्लस 6 years तक तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। मगर उसके लिए ऑफेंस बहुत ही खतरनाक होना चाहिए, वही पोटा वगैरह सब आना चाहिए। ठीक है ना, वो वही तुम्हारा टेररिस्ट वाला से रिलेटेड है, तुम्हारा नार्कोटिक्स से रिलेटेड, ये सभी चीज़। दूसरा क्लॉज ये भी है कि यदि नॉर्मल ऑफेंस है उसमें 2 साल तुम्हारा कारावास हो गया, तब जाके तुम मिनिमम 2 years इम्प्रिजमेंट टर्म्स प्लस 6 years तक तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। दोनों ही क्लॉज पता होना चाहिए। ये गलत हो गया स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉग, नाइदर 1 nor 2। परमानेंटली किसी केस में भी नहीं हो सकता, अब परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, समझिए ना। अच्छा, इन इंडिया वाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर्स केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड वेल अदर्स आर नॉट। अब बोला कि क्यों इंडिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सेफगार्ड में क्यों बहुत सारे चीज़ को रखा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर को। अच्छा देखो, इंडिया ना NPT का मेंबर नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन जो TT है उसका मेंबर नहीं है, समझ गए। एक रीज़न ये भी है। मैं इसमें तुमको पूछा जा रहा है कि चारों में कौन सा आंसर सबसे सही है, तो बी फॉर बॉल हो जाएगा। सम यूज़ इम्पोर्टेड यूरियम एंड अदर्स यूज़ डोमेस्टिक सप्लाईज। ये बी फॉर बॉल होगा। कारण क्या है कि बाहर से यदि मंगवाओगे तो तुम न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह उसको यूज़ कर रहे हो सकता है तुम सेंट्रीफ्यूजेस से इनरिच करके तुम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर लो। तो इसलिए वो इंस्पेक्शन करने के लिए ये IAEA सेफगार्ड का जरूरत होता है। तो बी फॉर बॉल होगा। सही लिखे हो, बी फॉर बॉल होगा। और देखने में कितना मतलब आदमी यदि दिमाग ना लगाए तो बी फॉर बॉल लॉजिक ही नहीं जाएगा, मगर थोड़ा लॉजिक लगाओगे अच्छे से, क्योंकि तुमको बी छोड़ के बाकी जो 3 ऑप्शन दिया गया वो बहुत तगड़ा तगड़ा लिख दिया गया है, मगर इसका जो आंसर होगा ये बी फॉर बॉल होगा। अच्छा, गैट्स देखो, ट्रिप्स देखो, सब WTO का ही हिस्सा है। इसमें पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जैसे ट्रेड रिलेटेड है ये, समझे ना, तो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट बाय फॉरेन इन्वेस्टर आर प्रोहिबिटेड, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ट्रिम्स के हिसाब से हाँ आप क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, मतलब वही ट्रेड बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगा सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विस, नो बोथ गुड्स एंड सर्विस नहीं होगा, काटो 2 को। एंड दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन, बिल्कुल हाँ ये तुम्हारा ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ FDI जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है इसको, ये करेक्ट है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देखो सी फॉर कैट। सर इसमें खाली गुड्स होगा, हाँ गुड्स ही होगा, केवल सर्विस नहीं होगा, ओनली गुड्स।
समझ गए ना। हाँ, तो चलो आगे देखते हैं। आगे रिसेंट टाइम में बहुत सुने हो ऐसा खबर सब, है ना। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन इंडिया एनुअल फ्रूट्स प्रोडक्शन इज हायर देन दैट ऑफ एनुअल वेजिटेबल प्रोडक्शन। ये गलत स्टेटमेंट है। पहले तो ये समझो कि पुट टुगेदर करते हैं, पहले हॉर्टिकल्चर देखते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स है हॉर्टिकल्चर के लिए। तो भारत में जो हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है वो 345 मिलियन टन्स होता है। कितना? 345 मिलियन टन्स। उसमें से यदि वेजिटेबल्स देखोगे तो वेजिटेबल्स तुम्हारा उसमें से 200 मिलियन टन्स है। उसमें वेजिटेबल्स तुम्हारा 200 मिलियन टन्स है। और वेजिटेबल में जो 200 मिलियन टन्स है उसमें सबसे अधिक पोटैटो है। पोटैटो 50 to 60 मिलियन टन्स। उसके बाद है ओनियन, वो लगभग 30 मिलियन टन्स है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद है टमाटोस। हाँ, 100 मिलियन टन हो जाएगा लगभग वो। अब फूड प्रोडक्शन उससे कम है, समझ गया ना। तो 200 मिलियन टन्स तो आपका यही हो गया, वेजिटेबल्स ही हो गया। तो गलत स्टेटमेंट हो गया ना। और 100 मिलियन टन्स के आसपास, ठीक, इसका हाफ तुम्हारा फूड प्रोडक्शन होता है। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। अमॉन्ग दिस देखो पूछा प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोस, देखो ये गलत हो गया ना। अब टोमेटोस नहीं होगा, है ना। टोमेटोस एनुअली इज हायर देन डेट ऑफ पोटैटोस एंड ऑनियंस, गलत है। पोटैटोस सबसे ऊपर है, उसके बाद हाँ उसका ऑनियंस आता है, उसके बाद टोमेटोस आता है। हाँ, सबसे यदि इसी को बोलते हैं टॉप प्रोडक्ट्स, TOP, टॉप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। द हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज हायर देन डेट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्योंकि अभी जस्ट बताया 345 मिलियन टन्स है। और फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन देखोगे तो 325 330 के आसपास है। आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट, 3 ओनली। आगे देखो, अच्छा ये भी बहुत सुंदर चीज़ है, ठीक है। ये तुमको एक चीज़ और नया चीज़ सिखा के चला जाएगा। ये देखो, स्टेट जो पैसा खर्च करती है, स्टेट के पास जो पैसा आता है खर्च करने के लिए, तो 50% स्टेट खुद मोबिलाइज करती है। जैसे मान लो कि 100% पैसा खर्च कर रही है एक राज्य, तो 50% वो खुद मोबिलाइज कर रही है अपना टैक्स के थ्रू, ठीक है। तो जो उसका जो रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, तो 50% तो उसको खुद ओन कलेक्शन है उसका। फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो आता है तो वो तुम्हारा लगभग वही 30% के आसपास, 28 to 30% के आसपास, जो कि 41% के हिसाब से भेजता है ना नीचे, तो 28-21% है, ठीक है। अब देखो क्या लिखा गया है, अराउंड हाफ ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द स्टेट इज थ्रू द टैक्स डेवल्यूशन। ये गलत स्टेटमेंट है ना। 28 to 30%, 50% तो आता है उसको अपना मोबिलाइजेशन, ठीक, अपना मोबिलाइजेशन आएगा। अराउंड 1/4 ओवरऑल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ द स्टेट इज थ्रू द मोबिलाइजेशन ऑफ, नो 1/4 तो नहीं, 1/2 हाफ। तो दोनों गलत हो गया ना स्टेटमेंट। क्या हो जाएगा आंसर? डी फॉर डॉग हो जाएगा। तो ये पता होना चाहिए तुमको। 28%, 29 या 30% तक ऊपर से आता है स्टेट्स का। अच्छा यहाँ पे देखो, इन परसेंटेज टर्म द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन 18th लोकसभा इज द हाइस्ट। नो, 17th लोकसभा में सबसे हाइस्ट था, 14.2% था। 18th लोकसभा में 14% हुआ है, तो 0.2% से घटा था, समझ गए ना। इसलिए गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। 17th लोकसभा में सबसे अधिक महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था। अब मोदी जी पिछले बार क्या बोले, लाए थे, बिल लाए थे ना, जो एक्ट भी बन गया। और 2026 के बाद जो डिलिमिशन कमीशन बनेगा उसके हिसाब से फिर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनेंगे, और तब तक 15 साल के लिए, आई रिपीट 15 साल के लिए रिजर्वेशन को लागू किया जाएगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन विथ इट्स अमेंडमेंट, इट्स अ मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ तभी होगा, मैंडेटरी नहीं है, इसको स्टेटमेंट काटो। ड्यूरिंग द प्रीवियस डिकेड इन परसेंटेज टर्म द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली इज हायर देन दैट ऑफ, नो, महिलाओं का एज ए ओवरऑल देखोगे लेजिस्लेटिव असेंबली वो कम है लोकसभा कंपेयर में। विधानसभा में तो और स्थिति खराब है, और एन एवरेज भी सबका भी निकाल के देखो तो बहुत कम है। तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, डी फॉर डॉग। आगे देखो, ये भी बहुत खूब सुंदर चीज़ है, इसी बार इकोनॉमिक सर्वे में ही आया था ये। द इरिगेशन एरिया एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्रॉस 50% इन इंडिया, ये आया ना 55%। जो इरिगेशन फैसिलिटी है वो 55% भारत में है। अच्छा, टोटल एरिया कितना है बताओ तो? खड़ी बकरी एज है ना, ये सब खरीब कितना, 130 मिलियन हेक्टर्स, 130 मिलियन हेक्टर्स है खरीब। रबी कितना है, 60 मिलियन हेक्टर्स है। और जैड का देखो 5 से 10 है, टोटल पुट टुगेदर 200 मिलियन हेक्टर्स। सब क्रॉप्स को जोड़ दो, एक्रिएज है ये।
अब इसमें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है? 130 मिलियन हेक्टेयर्स है, मतलब जो रहता है एक साथ, क्योंकि बहुत सारा तो फैलो भी रहेगा ना एक साथ, तो वो लगभग 130-135 है। कितना अभी कितना जा रहा है देखो, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि इरिगेशन इंटेंसिटी कैसे निकालोगे, तो 135 मिलियन हेक्टेयर्स इंटू तुम्हारा करोगे तो इरिगेशन इंटेंसिटी अभी इरिगेशन कितना हुआ है? अभी 55% हुआ है ना, तो 1.55 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, और जो परसेंटेज मिलेगा इरिगेशन इंटेंसिटी का, जो परसेंटेज मिलेगा वो 125 नहीं 154% होगा। तो इस तरह निकाला जाता है इरिगेशन इंटेंसिटी, एक फार्मूला है निकालने का कि कितना क्रॉप्ड एरिया है आपका, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, और उसमें 1.54 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.55 या 1.54 एक ही बात है, तो you'll गेट परसेंटेज टर्म में आपको मिल जाएगा 154%। इसलिए गलत स्टेटमेंट हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत हो गया। अच्छा, इरिगेशन सोर्स में देखो तो ग्राउंड वाटर पूरा दुनिया में ही अभी 60% ग्राउंड वाटर से ही होता है इरिगेशन, 55 का 60% ग्राउंड वाटर से, और 25 to 30% अभी भी कैनाल इरिगेशन है। समझ गए? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी फॉर कैट 3 ओनली। आगे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, इन इंडिया मेजोरिटी ऑफ एफडीआई कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। गलत है, ये ऑटोमेटिक रूट से आता है 90%, क्योंकि अब लिबरलाइज्ड हो गया ना, डीरेगुलेशन हो गया। इस बार मोदी जी तो और बोल दिए कि डीरेगुलेट करना है। इतना जल्दी ट्रांसलेट हो गया सर? नहीं पहले शुरू से ही है, पहले से ऑटोमेटिक? हाँ, ऑटोमेटिक रूट से ज़्यादा। गवर्नमेंट रूट से क्यों आएगा? गवर्नमेंट रूट से आएगा तो बहुत सारा ही तुम्हारा लफड़ा है। और दूसरी बात, सरकार भी चाहती है नहीं कि ऑटोमेटिक रूट से आए, क्योंकि ऑटोमेटिक रूट जल्दी आ जाता है ना, हैजल फ्री। 90% तुम्हारा एफडीआई आता है, क्योंकि बहुत सारा सेक्टर को लिबरलाइज कर दिया गया है पहले भी। स्पेस में भी तो 100%, बस क्रिटिकल वाला चीज़ को थोड़ा छोड़ के देखो। तो गलत स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे, मेजोरिटी ऑफ एफडीआई फ्लोस इनटू मैन्युफैक्चरिंग, ये गलत स्टेटमेंट है। अधिकतर जो है सर्विस में है, हार्डवेयर और कंप्यूटर में है, ठीक है, और उसके बाद है भी तो ब्राउन फील्ड में है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत बात का चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग में तो कर ही नहीं रहा है, गलत स्टेटमेंट हो गया ये। इन रिसेंट ईयर रिप्राइटेशन, जो बाहर जो पैसा जा रहा है वो बहुत बढ़ रहा है ना। हाँ, इस बार भी चिंता जताया जा रहा था, तो इधर से काउंटर भी किया, ऐसा बात नहीं, यहाँ ये लोग का बढ़ रहा है इसलिए ले जा रहे हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यदि एफडीआई आया, एक कोकोला टाइप का कंपनी बना, जो पैसा कमाया वो पैसा यदि खर्च होता है भारत में, तो वो भी एफडीआई कैटेगरी में ही आएगा कि एफडीआई है वो। जैसे पैसा कमाया ना, या तो वो बाहर ले जा सकता था, और यदि वो पैसा री इन्वेस्टेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको, मैंने कभी बताया था तुम लोग को इकोनॉमिक्स में, वो भी एफडीआई कैटेगरी में ही आता है। खैर ये 3 का आंसर सही है, डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे देखो कितना खास है, देखो ये आ गया ना तुम्हारा, ये भावनी वाला जो था। हाँ, एटॉमिक, देखो इस बार कितना बड़ा बात किया गया है यूनियन बजट में कि 100 गीगावाट तक हम प्रोड्यूस कर देंगे न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 तक, और मिडवे तक 31 और 32 तक हमको 23 गीगावाट तक प्रोड्यूस करना है। यही था जी। तो सबसे पहले तो आप तब प्रोड्यूस करोगे जब आपका जो बॉडी है उसको आप स्टैच्यूटरी बनाओ। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी अभी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसको बनाना है स्टैच्यूटरी बॉडी, ये बनेगा तभी बेटर रिजल्ट आ पाएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक करो उसको, ये गलत स्टेटमेंट है। इसी को मांग हो रहा है कि जब आपका इतना एम्बिशन है तो पहले आप उसको एग्जीक्यूटिव बॉडी से पहले आप उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ, पार्लियामेंट का एक्ट से उसको पास करो। भावनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये करेक्ट स्टेटमेंट पब्लिक लिमिटेड का, और इसी को ना दिया गया था सेकंड स्टेज करने के लिए, 2011 में बोला गया था ना इसको कंप्लीट करने के लिए। देखो तो ये गलत स्टेटमेंट है। देखो, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशन ऑफ फर्स्ट 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये भावनी का काम था, एनपीसीएल का काम नहीं था, ये एनपीसीआई का काम नहीं था, ये भावनी का काम था। ये सेकंड स्टेज का बताया गया है तुम्हारा। मैं जानते हो सेकंड स्टेज का 2025 के अंतिम तक कंप्लीट होगा। और कोर लोडिंग वाला चीज़ पिछले साल हुआ था, मोदी जी गए थे ना वो नीचे वाला, हाँ कलपकम वाला। नंबर 2 ही आंसर होगा ना इसका। देखो बी फॉर बॉल 2 ओनली। आगे देखो ये वाला बच्चे लोग याद आया, ऑस्कर वाला जो कल पढ़ाए थे। दिस अवार्ड्स आर गिवन, एकेडमी अवार्ड्स क्या बोला गया है कि ये अवार्ड कौन देता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस, अम्पास देता है। करेक्ट स्टेटमेंट है ना। अम्पास का फिल्म प्रोफेशनल एज इस मेंबर, नो खाली यूएस से नहीं, पूरा दुनिया भर से होते हैं। 10,000 मेंबर्स होते हैं ना। डायरेक्टर को चुनता है ना। बेस्ट लिरिक्स वाला, फिर लिरिक्स वाला लोग चुनेगा, हीरो को चुनेगा। मतलब फिल्म का बात आएगा तो 10,000 साथ में देगा।
तो फर्स्ट एकेडमी अवार्ड्स कब दिया गया था? 1929 में, वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार से संबंधित जो था, तो है ना। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो क्या होगा? बिफोर वॉर 2 ओनली स्टेटमेंट। अब ये भी देख लो। अच्छा कितना सुंदर है, कल बोलते बोलते ये भी बोल दिए थे। वेटलैंड सबसे बड़ा सिक्वेस्टर है, रेन फॉरेस्ट से भी ज़्यादा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा ये भी देखा गया कि प्रीवियस सेंचुरी से लेकर अभी तक देखोगे तो वेटलैंड जो इकोसिस्टम है बहुत ही भयानक तरीके से लॉस हुआ है। तुम्हारा फॉरेस्ट से भी ज़्यादा लॉस हुआ है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा ये भी तो जानते हो कि वेटलैंड सभी कंटिनेंट में नहीं है, अंटार्कटिका छोड़ के सभी कंटिनेंट में मिलेगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। एंड पंटालैंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, अफ्रीका में नहीं है, हाँ साउथ अमेरिका में है, जिसमें पी मतलब बोलीविया, ब्राज़ील है ना, और बोलीविया पैराग्वे, हाँ बी ठीक है, इसको हाँ पंटालैंड यही है तुम्हारा। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ? पहला सही हुआ, दूसरा भी सही हुआ और चौथा भी सही हुआ। सी फॉर कैट 3 ओनली कंप्लीट ना। चलो हाँ 2 ओनली ना, हाँ 2 सही हुआ। सॉरी ये अफ्रीका लिखा गया ना, साउथ अमेरिका होना चाहिए। कंप्लीटेड।